डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन withstand without breaking down of its insulating property is called its dielectric strength। मीन्स मान लीजिए ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी के लिए यहाँ पे मैंने शुरुआत में 10 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया। पोटेंशियल मैंने कैसे लगाया, बैटरी से पोटेंशियल 10 वोल्ट लगा दिया। अब ये वेरिएबल बैटरी है, मैंने इसको चेंज करना शुरू किया। अभी ये शुरू में क्या होगा, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करेगा, केवल इंडक्शन होगा इस तरह से और पोलराइज होकर चार्जेस इधर इधर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपना वोल्टेज बढ़ाता जाता हूँ, 10 वोल्ट को बढ़ा के मैंने 100 वोल्ट कर दिया, तो और ज़्यादा निगेटिव चार्जेस होंगे। फिर उसके बाद 1000 वोल्ट कर दिया। एक लिमिट ऐसी आएगी जब ये जो डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर है, यानी चार्ज का खड़े रहना केवल अपनी जगह पे, चार्जेस को मतलब एक जगह एक्यूमुलेट करते हुए, एक समय ऐसा आएगा कि ये ब्रेकिंग इतनी बढ़ जाती है कि ये अपनी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी छोड़ देता है। यानी मैंने कहा अगर मान लीजिए 10⁴ वोल्ट लगाने पे ये डाइलेक्ट्रिक एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, पूरी तरह से इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ब्रेक हो जाती है और फील्ड लाइन इसके अंदर से होकर पास करने लगती है। ठीक है, यानी इसके अंदर से होके चार्जेस फ्रीली कंडक्ट करते हैं। ये किसी तरीके का ना ही कोई रेजिस्टेंस शो करता है, ना ही डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ये जो मतलब डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर अपना छोड़ देता है, तो ये जो 10⁴ वोल्ट हुआ, ये इस कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुआ। मतलब ये ठीक 10⁴ वोल्ट से ही यहाँ पे इसने अपना डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर छोड़ के कंडक्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट ये पोटेंशियल है, यानी कुछ 1 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहा होगा यहाँ पे। तो वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड। देखिए यहाँ एक चीज़ है कि उस पर नहीं जिस पे वो ब्रेक होता है, उस पर जहाँ तक वो ठीक रहता है, यहाँ तक वो अपना डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर शो कर सकता है, विदाउट ब्रेकिंग डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को बिना ब्रेक किए जितना मैक्सिमम वोल्टेज ये कैरी कर सकता है। अब हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की अपनी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे एग्जांपल है एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 0.8 किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, इसी तरह अगर 2-4 और हैं, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास होता है, क्वार्ट्ज, ये एयर के लिए हो गया क्वार्ट्ज ग्लास, इसकी वैल्यू होती है इसकी याद नहीं आ रही है, वैक्यूम की, जैसे वैक्यूम की इनफाइनाइट होती है, मिका की 80 किलो वोल्ट पर mm। ठीक है, इस तरह से कुछ हैं एग्जांपल्स उनकी, आप और भी देख सकते हैं, नेट पे देख सकते हैं क्वार्ट्ज ग्लास की क्या है, अभी मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से ये अलग अलग मटेरियल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, या इतने वैल्यू तक 80 किलोवाट पर mm, इतनी वैल्यू तक ये विदस्टैंड कर सकते हैं अपने डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर। और इससे ज़्यादा जैसे ही वोल्टेज हम बढ़ाते हैं वैसे ही इसका डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर ब्रेक हो जाता है। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज क्या चीज़ होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, हमको पता है जब एक स्फेरिकल बॉडी होती है, मान लीजिए अगर इसकी रेडियस जो है स्मॉल r है, ठीक है, स्मॉल r है, ठीक है, तो इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया होगा, मान लीजिए इसको मैंने टोटल Q चार्ज दिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया जो होता है ये अगर मैंने कहा इसमें कितना चार्ज टोटल जनरेट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज Q है और रेडियस इसका r है, तो 4πr² होगा। लेकिन यहाँ पे आप सीधे देख पा रहे हैं कि ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी पोर्शन पे मैंने हल्का सा ऐसे पिन टाइप का बना दिया, ऐसे पिन टाइप का, तो इस पर्टिकुलर छोटे से पोर्शन के लिए यहाँ पे
ये जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया की वैल्यू बहुत बहुत कम हो जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और जब सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इस छोटे से पोर्शन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी अगर हम किसी तरह का, अगर हम एक शार्प एंड किसी सर्कुलर सरफेस पे दे देते हैं तो उसका बाकी जगह तो सिग्मा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन यहाँ जो होगा यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे एक ब्लूइश सा ग्लो आ जाता है। ज़्यादा से अगर हम जितना ज़्यादा चार्ज देंगे यहाँ एक ब्लू टाइप का ग्लो करने लगता है, लाइट टाइप की निकलने लगती है, उसको हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज होना। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, किसी एक पॉइंटेड एंड में जहाँ आर बहुत स्मॉल होता है वहाँ सिग्मा बहुत लार्ज होता है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आयनाइजेशन बहुत बढ़ जाता है और इस एक ब्लूइश ग्लो आता है, इसी को क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हमारे जो वहाँ पे है, क्या कहते हैं, जो क्लाउड्स में हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि क्लाउड्स में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत ज़्यादा जब डेंस हो जाता है तो वो तेज़ी से बिजली गिरती है, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घरों में एक रॉड लगाते हैं लोहे की, जिसके कारण अगर बिजली गिरे तो उस रॉड के थ्रू ज़मीन पे चली जाए। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ये कोरोना डिस्चार्ज का एप्लीकेशन ही है। ठीक है, इसका हम लोग आगे एक एग्जाम्पल देखते हैं जब हम वेन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ रहे होते हैं, उसमें ये एक प्रिंसिपल का काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम एक कंडक्टिंग स्लैब भरते हैं तब क्या होता है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कंडक्टिंग स्लैब भरते हैं। देखिए ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कंडक्टिंग स्लैब की प्रॉपर्टी आपको अगर याद हो, अगर मान लीजिए इसमें मैंने चार्ज दिया Q, एक कैपेसिटर है, तो इधर क्या होगा -Q। अब इसमें मैंने एक डाइलेक्ट्रिक नहीं कंडक्टिंग स्लैब भरा। कंडक्टिंग स्लैब की कुछ एक अलग सी प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए बाहर वाले Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना है, मैंने मान लिया E0। ठीक है, E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कंडक्टिंग स्लैब है तो जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यानी अंदर कंडक्टिंग बिहेवियर जो होता है वही यही खास है कि अंदर इक्वल और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है वो। यानी E0 अंदर वाला इधर और बाहर वाला इधर, यानी इफेक्टिव अंदर वैल्यू फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0। तो अब यहाँ पे देखिए सीधा क्या है, जब हम मान लीजिए किसी थिकनेस, मान लीजिए मैंने कहा इंसर्टिंग slab which is conducting inside slab of thickness T inside a parallel plate capacitor। ठीक है, जहाँ T क्या है, D से छोटा है, D इसकी थिकनेस है कैपेसिटर के प्लेट के बीच की और T इसकी थिकनेस है। ठीक है, तो T इज स्मॉलर देन T, सो द reduced electric field inside the slab will be 0। क्यों, क्योंकि वो कंडक्टिंग स्लैब है। ठीक है, तो पूरी तरह से इक्वल अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर देगा, यानी अंदर रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि फील्ड अंदर 0, तो यहाँ पोटेंशियल कितना, जब फील्ड 0 तो पोटेंशियल होगा V = E × D, यानी अंदर फील्ड 0 तो यानी अंदर पोटेंशियल भी 0। बाहर पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल कह लें या पोटेंशियल डिफरेंस इनसाइड इज इक्वल्स टू V = E इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस T, लेकिन E इफेक्टिव तो 0 है, तो ये कितना हो गया, 0, यानी इनसाइड वाला, ये इनसाइड वाला 0 हो गया पोटेंशियल। सो
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स कितना होगा, केवल बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन, बाहर वाला कितना बचा, ई नॉट में से, मतलब डी थिकनेस में से टी थिकनेस का कंट्रीब्यूशन खत्म, यानी डी माइनस टी थिकनेस में कौन अप्लाई हो रहा है, ई नॉट। तो पोटेंशियल वी कितना होगा, ई नॉट में कौन केवल अप्लाई, कितने थिकनेस में अप्लाई हो रहा है, ई नॉट केवल डी माइनस टी थिकनेस पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो डी माइनस टी केवल कंट्रीब्यूट करेगा पोटेंशियल। अब देखिए ई नॉट बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए इसका जो चार्ज पर यूनिट एरिया है वो सिग्मा हो, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ई नॉट को, ठीक है। और ये हो गया डी माइनस टी। अब आपको ये मैंने बता रखा है पहले भी कि सिग्मा है टोटल चार्ज अपॉन एरिया। अगर मैंने कहा इस प्लेट का एरिया है ए और टोटल चार्ज तो कैपिटल क्यू है, तो सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्यू बाई ए और एप्सिलॉन नॉट नीचे पहले से, और ये हो गया डी माइनस टी। तो कैपेसिटर कितना होगा, कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल्स टू क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, कैसे हो रहा है करके दिखा देते हैं, क्यू बाई वी, यहाँ ये वी ये वाला यूज कर लेंगे वी पोटेंशियल, तो क्यू बाई क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी माइनस टी, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन ये वाला रखा वी की जगह, क्यू बाई वी तो होता ही है फॉर्मूले में, तो ये क्यू क्यू कैंसिल आउट, ए एप्सिलॉन नॉट जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए, डी कॉमन ले लो, 1 माइनस टी बाई डी लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं इसको भी आप समझ जाएंगे। ये हो गया, इस डी और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर लें, तो एप्सिलॉन नॉट ए इस डी न्यूमरेटर को ऊपर वाले के साथ, डिनोमिनेटर को ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ लिख दिया, 1 माइनस टी बाई डी। आपको ये याद होगा ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए एंड हैविंग द स्पेसिंग डी। जब वहाँ पे कोई भी ना कंडक्टिंग स्लैब है ना कोई और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो ये एक तरह से C नॉट हम इसको कह सकते हैं, जहाँ इसका इनिशियल, जब कंडक्टिंग स्लैब ना रखे रहते तब इसका इनिशियल कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि एरिया ए है और थिकनेस डी है। अगर ये ना होता बीच में तो ये इसका कैपेसिटेंस होता, यानी ये इनिशियल कैपेसिटेंस है, जिसको हम लिख सकते हैं विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। तो C नॉट अपॉन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी बाई डी, ये कैपेसिटेंस हो गया विद कंडक्टिंग स्लैब, वेयर C नॉट इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। ऑलराइट, सो दिस इज विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। और देखिए यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये जो विदाउट कंडक्टिंग स्लैब आई है, देख लेते हैं ये ज़्यादा है कि कम है। तो C नॉट इस क्वांटिटी को आप समझिए, T बाई डी जो होगा, T हमेशा D से छोटा होगा, यानी ये क्वांटिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, और ये अगर 1 से छोटी है तो 1 माइनस सम ऐसी क्वांटिटी जो पॉजिटिव भी है 1 से छोटी है, तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी नीचे आ गई, और जब 1 से छोटी क्वांटिटी नीचे आ गई तो डिनोमिनेटर हमारा घट गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया। सो कैपेसिटेंस जो है C हमेशा C नॉट से बड़ा होगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग कंडक्टिंग स्लैब। ऑब्वियसली दिख भी रहा है ये 1 से छोटी क्वांटिटी है, तो ओवरऑल क्वांटिटी C नॉट में एक 1 से छोटी क्वांटिटी डिवाइड हो रही है, यानी C जो होगा वो C नॉट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, थैंक यू।